आज पब्लिक इंटरेस्ट में एक और बहुत बड़ी खबर आई है। दिन भर इस खबर की खूब चर्चा भी रही। एक देश एक चुनाव, यह प्रपोजल रेडी हो गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल 2029 में देश में एक साथ सारे चुनाव हो जाएंगे। लेकिन क्या देश में चुनाव ही सबसे बड़ा मुद्दा है? क्या राजनीतिक दलों को सिर्फ चुनाव की ही चिंता होनी चाहिए या कुछ और भी मसले हैं? देश में 22 करोड़ से ज्यादा युवा हैं। राजनीतिक दलों का फोकस इस वोट बैंक पर हमेशा रहता है। युवाओं को ही राजनीतिक दल चुनाव जीतने में तुरुप का इक्का भी मानते हैं। लेकिन आज युवा विकास के नक्शे पर कहां खड़ा है? चुनाव पर फ्यूचर जो है वो सेट करने के लिए क्या दिया जा रहा है युवा को? युवाओं का होगा क्या? क्या राजनीति में युवाओं के लिए खाली ज्ञान है और चुनाव के लिए पूरा विज्ञान? आज पटियाल पब्लिक पार्टियों और पॉलिटिकल पार्टियों से ये डबल स्टैंडर्ड का परीक्षण करेगा। परीक्षण की पूरी एबीसीडी समझाने के लिए अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, जरा गौर कीजिए। पहली तस्वीर 4 युवाओं के काले भविष्य की है। यहां एक बात कॉमन है, पीड़ित भी युवा है और आरोपी भी युवा है। दिल्ली में कैंसर की नकली दवा का रैकेट पकड़ा गया। आरोपी देश के महान संस्थान IIT BHU में पढ़ा हुआ था। युवक वहीं पढ़ा और निकला क्या? दवा नकली सप्लाई करने का आरोपी। दावा यह है कि बेरोजगार था, इसलिए इस गंदे धंधे में उतर गया। युवाओं के भविष्य पर काल पोती दूसरी तस्वीर गुरुग्राम के मानेसर की है। याद है, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था। यह पेपर मानेसर के निजी रिसोर्ट में सॉल्व किया गया था। 1000 छात्रों को आंसर शीट वहीं बांटी गई थी। 7-7 लाख रुपए हर छात्र से लिए गए थे, लेकिन चोरी पकड़ी गई। युवा ही पेपर सप्लायर था और युवा ही परीक्षा रद्द होने का शिकार भी बने। अगली तस्वीर देखिए। देश के पढ़े लिखे बेरोजगार अब विदेशों का रुख कर रहे हैं। अच्छी नौकरी की चाह में मानव तस्करों का शिकार भी हो रहे हैं। याद है ना, रूसी सेना में हेल्पर के लिए कुछ युवा रूस भेज दिए गए थे। वहां उन्हें युद्ध में झोंक दिया गया। सीबीआई ने केस की जड़ें खंगाली। मानव तस्करी के आरोप किस पर लगे? एक कॉर्पोरेटर अनीता मुकुट के बेटे सोयूष पर लगे हैं। यह मध्य प्रदेश का मामला है। किसान आंदोलन के अंगारे दिल्ली की दहलीज तक पहुंच गए हैं। 5000 से ज्यादा किसान एमएसपी की लड़ाई लड़ने के लिए अब दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। आंदोलन में एक युवा किसान की मृत्यु भी हो गई थी। 21 फरवरी को आंदोलन के दौरान 22 साल का शुभकरण अपनी जान गंवा बैठा था। पटियाल बदलाव का विरोधी नहीं है। नई चीजों का स्वागत होना चाहिए, लेकिन बदलाव जिंदगी में दिखना चाहिए, केवल चुनावी जीत के लिए नहीं होना चाहिए। एक साथ चुनाव होना चाहिए और एक साथ चुनाव होने से विकास की बहुत सारे अवसर मिलते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के चुनाव जब पूरे साल चलते हैं तो विकास बाधित होता है। मोदी जी का मकसद क्या है? 1 नेशन नो इलेक्शन। एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि आपके मार्क्स मैटर भी नहीं करते, आपको चिट्स मिलती हैं। इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्जाम चीटिंग की वजह से कैंसिल हो जाते हैं, और जो पकड़े जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, उनके साथ होना जरूरी है। 1000 छात्रों को गुरुग्राम के इस मानेसर रिजोर्ट में लाया गया। इसी ग्राउंड के अंदर लाइनें बनाकर वो छात्र जो थे वो बैठे नजर आए और उन छात्रों को एक एक कर जो है आंसर शीट जो है बांट दी गई।
इसमें जितने भी लोग थे वो सब मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। इसमें जो इनके मास्टरमाइंड थे वो एक मोती नगर में डीएलएफ में उन्होंने 2 फ्लैट्स ले रखे थे जहाँ पे वो फैक्ट्री चला रहे थे। हम भी वही दवाइयाँ खा रहे हैं, हमारे परिवार में से किसी को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? सरकार। वो हमारी ज़िंदगी से खेलते हैं। अगर हम नकली दवाई खा लेंगे तो हमारे लिए मौत है, तो हमारे बच्चों का क्या होगा? देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है, इसे कैसे लागू किया जा सकता है, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। आज उस कमेटी ने एक देश एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव का पूरा मसौदा मौजूद है, जिसकी बड़ी बातें पटियाल आज आपके सामने रख रहा है। साल 2029 से नया चुनावी सिस्टम लागू करने की सिफारिश है, जिसके बाद एक साथ 2 चरणों में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाने के लिए ये मसौदा रखा गया है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे और दूसरे चरण में नगर निकाय और पंचायत के चुनाव होंगे। दोनों चुनावी फेज के बीच में कितना अंतर होगा? 100 दिन का गैप होगा और ये गैप इसी तरह से सुझाया गया है ताकि कोई दिक्कत ना आए। मतलब देश के लोकसभा चुनाव के बाद जिन विधानसभाओं का चुनाव होगा या पहले जो चुनी गई विधानसभाएं होंगी, सबकी सीमा अब लोकसभा चुनाव ही होंगे, यानी समय वही होगा, अरसा वहीं खत्म होगा, वहीं से शुरू होगा। अगर किसी कारण से विधानसभा या लोकसभा समय से पहले भंग होती है तो चुनाव बाकी बचे समय के लिए होगा, दोबारा 5 साल के लिए नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पूरी चुनावी प्रक्रिया को बदल देना इतना आसान होगा? कोविंद कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके लिए संविधान संशोधन की बात भी कही गई है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करना यह पड़ेगा, संविधान के 5 अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 327 में बदलाव करना पड़ेगा। अनुच्छेद 83 जिसमें लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान है, अनुच्छेद 85 जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने और सत्र बुलाने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 172 जिसमें संसद को विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार मिलता है, अनुच्छेद 174 में राज्यपाल का विधानसभा भंग करने का अधिकार, अनुच्छेद 327 में लोकसभा विधानसभा के परिसीमन और मतदाता सूची बनाने का अधिकार शामिल हैं। ये सब जो है अमेंड होंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम में मेकओवर का मेगा प्रोजेक्ट है ये, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए क्या करना होगा, ये आप देश के संविधान को समझने वाले एक्सपर्ट से समझिए। हमने उनसे बात की है। संविधान का अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो वो अमेंडमेंट करने के लिए उनको पार्लियामेंट में 2/3 का मेजॉरिटी ले आना पड़ेगा। उसके बाद जो भी स्टेट्स हैं उनके आधा स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स का भी एसेंट चाहिए, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है ये करने के लिए। लेकिन ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है जिसके लिए शायद हमें पता नहीं कि वो एक्सेप्ट करेंगे स्टेट्स या पार्लियामेंट में भी ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हो सकता है, मालूम नहीं। हम तो बहुत प्रीमेच्योर पहले वाले स्टेज पे हैं अभी, जहां हमें पता नहीं कि ये बहुत प्रैक्टिकल वाला चीज़ है या लीगली भी थोड़ा इनकॉन्ग्रुएंसी की पॉसिबिलिटी है। पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव के लिए पूरा विज्ञान तो झोंक दिया, लेकिन अगर देश में एक साथ चुनाव होंगे तो इससे क्या नफा क्या नुकसान होगा? आपकी जिंदगी कितनी बदलेगी? देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर नए कानून का कितना इम्पैक्ट होगा? पटियाल ने इसका भी परीक्षण किया। इसके लिए मैंने कुछ आंकड़े जुटाए हैं, आप गौर कीजिएगा जरा इन पर। 1952 से लेकर 2023 तक औसत हर साल 6 चुनाव हुए। अगर इनमें लोकल चुनाव यानी नगर निकाय और पंचायत चुनाव को जोड़ दिया जाए तो संख्या और बढ़ जाएगी, जिसका असर देश की जीडीपी पर पड़ता है। अगर आप एक साथ चुनाव हुए तो देश की जीडीपी 1.5% बढ़ जाएगी, यानी फायदा होगा इसका जीडीपी के मामले में। इसका मतलब ये हुआ कि देश के इकोनॉमी में 4.5 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। बार बार चुनाव होने से देश की आर्थिक व्यवस्था में अस्थिरता आती है। इससे विदेशी निवेश पर भी सीधा असर पड़ता है। अगर एक साथ चुनाव हुए तो विदेशी निवेश में भी वृद्धि होगी, इजाफा होगा। बार बार चुनाव की चक्की में पिसने से देश की आर्थिक सेहत कितनी बिगड़ती है, ये मैंने आपको दिखा दिया। बार बार चुनाव होने वाले
इससे समाज पर क्या फर्क पड़ता है इन चुनावों का, ये भी अब आपको समझाता हूं। बार बार चुनाव होने से देश में अपराध का ग्राफ बढ़ता है। मैंने इसका भी परीक्षण किया, आप इस पर गौर कीजिए। चुनाव होते हैं तो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होते हैं उनके जवान को इलेक्शन ड्यूटी लगती है, वहां जाना पड़ता है। क्राइम कंट्रोल नहीं हो पाता। अगर पुलिस थाने में रहेगी तो क्राइम का ग्राफ कंट्रोल में रहेगा। चुनाव आता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, यानी सरकार इस पीरियड में जनहित से जुड़ी कोई भी योजना लॉन्च नहीं कर पाती है, तब तक वो योजनाएं रुक जाती हैं। एक देश एक चुनाव का आप पर क्या असर पड़ेगा, पटियाल ने इसकी भी खोजबीन की। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि देश में 3 महीने और अलग अलग राज्यों में 4 महीने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। इससे आम पब्लिक को नई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि आचार संहिता में कोई नया नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता। अब आपके काम की बात, अगर देश में एक साथ चुनाव हुए तो महंगाई दर घटेगी। कोविंद कमेटी रिपोर्ट यही कहती है और इसका जिक्र भी उन्होंने किया है अपनी रिपोर्ट में। एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट तैयार करने का एक अंक गणित मैंने भी तैयार किया है, अब आप उसे भी समझ लीजिए। देश की 83% जनता एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में है। ये मेरा नहीं, कोविंद कमेटी की रिपोर्ट का दावा है। जबकि 17% लोग चाहते हैं कि देश में एक साथ चुनाव नहीं होने चाहिए। तो जो चाहते हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है और जो नहीं चाहते उनकी बहुत कम है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में 83% लोगों का जवाब हाँ में है। क्या वाकई ही देश की जनता देश में एक साथ चुनाव चाहती है? मैंने भी पब्लिक का ओपिनियन लिया, देश की जनता क्या कहती है, आप सुन लीजिए। देश एक चुनाव हो तो उससे क्या खर्चा कम होगा और जनता को लाभ होना चाहिए। बच्चे पढ़ाई लिखाई का, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं उनकी पढ़ाई पे असर पड़ता है, बहुत खर्चे भी आते हैं। आचार संहिता के कारण भी कई बार लोगों के काम अटक जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का फॉर्मूला लागू होता है तो इससे निश्चित रूप से पूरे 5 साल तक सरकार को भी काम करने का मौका मिलेगा। दोनों जो कैंडिडेट होते हैं तो वो एक तो नेशन के लिए चुना जाता है और एक कैंडिडेट है ना जो अपने एरिया के लिए चुना जाता है। वोटर ये जजमेंट नहीं कर पाता कि मैं किसको वोट दूं, कौन सी पार्टी को वोट दूं, उसका वोटिंग गलत हो सकता है। 5 साल में सरकार को 3 साल नहीं मिलते काम करने के लिए, 5 साल में 3 साल नहीं मिल रहे, तो गरीब आदमी का काम कैसे होगा? जनता के हित में पहले बढ़िया कदम उठाइए, उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की। 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ। आम जनता की बात अलग है, ये राजनीतिक पार्टी पे ज़्यादा असर पड़ेगा और आम जनता को इससे कुछ नहीं होता है। इलेक्शन कभी हो, जनता को वोट देना है। जनता हमेशा ठगा हुआ ही महसूस करता। आज यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, कहीं विधानसभा का, तो इससे तो जनता को फायदा है नहीं। एक साथ जब चुनाव होगा तो एक साथ सब 5 साल एकदम सरकार जो बनेगी वो बेहतरीन काम करेगी। एक देश में बार बार चुनाव होते हैं तो क्या नुकसान होता है, इसकी केस स्टडीज भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी मिलती है। वोटिंग सेंटर के लिए स्कूल का इस्तेमाल होता है और वोटिंग ड्यूटी के लिए टीचर्स का। केवल इस वजह से कक्षा 1 से 5 तक के एडमिशन में आधा फीसद की गिरावट आती है। कर्नाटक चुनाव में एक रिसर्च हुआ था जिसमें पता चला कि 38% टीचर की ड्यूटी चुनाव में लगती है। कोविड के दौरान चुनाव में यूपी टीचर्स एसोसिएशन ने यह दावा भी किया था कि इलेक्शन ड्यूटी के दौरान 1621 शिक्षक और स्टाफ की मृत्यु हो गई। जबकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि टीकाकरण और चुनाव में टीचर्स को क्लास छोड़कर ड्यूटी करने के लिए नहीं कहा जा सकता। और सोचिए, जब बार बार अलग अलग तरह से चुनाव होते रहते हैं तो अन्य विभागों में कितना नुकसान होता है। दावा है कि अगर एक साथ सब चुनाव होंगे तो यह नुकसान और कम हो जाएगा। देश में चुनावों का एक और चौंकाने वाला आंकड़ा मेरे पास है, वो मैं आपको सुनाता हूं, बताता भी हूं, उसके बाद बताऊंगा कि देश एक चुनाव के बारे में राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, राजनीतिक दलों की एक चुनाव को लेकर क्या राय है। अभी जो चुनाव होते हैं वो 5 साल में क्या होता है, क्या करते हैं। एक लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा और यूटी में 31 चुनाव, ग्राम पंचायत के 2,56,990 चुनाव हुए, नगर निकाय के 3,408 चुनाव होते हैं। ये पूरा आंकड़ा मैं बता रहा हूं जितने अब तक होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक देश एक चुनाव का समर्थन कितने राजनीतिक दलों ने किया है। कोविंद कमेटी ने एक देश एक चुनाव के लिए 62 दलों को अप्रोच किया था, उनकी राय जानने की कोशिश की। 47 राजनीतिक दलों ने इस पर रिस्पॉन्ड किया। 47 में से
32 राजनीतिक दल ऐसे थे जिन्होंने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया, 15 राजनीतिक दलों ने विरोध जताया और 15 ही राजनीतिक दलों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिन राजनीतिक दलों ने एक देश एक चुनाव का विरोध किया उनमें आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सीपीएम शामिल हैं। ये मोटा मोटी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं जो कोविंद कमेटी में इसका जिक्र है। लेकिन पटियाल का काम पब्लिक की बात को आगे लाना। पटियाल का मानना है कि अगर बेहतरी के लिए बदलाव जरूरी है तो यकीनन ऐसा होना चाहिए। नए सिस्टम में चुनाव की फ्रीक्वेंसी अगर बदल जाती है, लेकिन क्या चुनाव बाद में होने वाले कामकाज में भी कोई असर पड़ेगा इसका? क्या युवाओं के लिए कोई ठोस नीति होगी? क्या पेपर लीक, नकली दवाओं में फंस रहा युवा, किसान आंदोलन में गोली खा रहा युवा, विदेश में नौकरी के लिए जान जोखिम में डालने वाले युवा की जिंदगी कुछ बदलेगी? उसमें कुछ बदलाव होगा या नहीं? BHU IT जैसी संस्था में पढ़ा युवक अगर नकली दवा के नेटवर्क के आरोप में गिरफ्तार होने लगे तो हमारे सिस्टम के लिए इससे शर्मनाक बात और हो नहीं सकती। कैंसर की नकली दवा से जुड़ा जो गिरोह पकड़ा गया है उसका एक मेंबर आदित्य कृष्णा BHU IIT, देखिए कितना बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, वहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका है। लेकिन डिग्री के दम पर भविष्य संवारने की बजाय ऐसे युवा शीशियों में नकली दवाएं भरकर मुनाफे के लिए न सिर्फ कैंसर मरीजों की जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि देश की साख पर भी बट्टा लगा रहे हैं। इतना पढ़ा लिखा युवक ऐसा काम कैसे कर सकता है? ये हमें, आपको, सबको, हमारे नेताओं को, अफसरों को सोचने की जरूरत है। नुकसान भारत के मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री को भी लगता है क्योंकि इलाज के लिए भारत आने वाले मरीजों को नकली दवा बेच दी जाती है, जबकि मेडिकल टूरिज्म के लिए विदेशों से यहाँ ना जाने कितने यहाँ हर साल जो है वो मरीज आते हैं। 2020 में 1,83,000 विदेशी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है और ये बढ़ता जाएगा। 2021 में 3 लाख, 2022 में 4,75,000 और पिछले साल 5 लाख से भी ज्यादा लोग भारत में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए। लेकिन नकली दवा के अवैध धंधे के लिए यही मेडिकल टूरिज्म आसानी से बर्बाद होने लगता है क्योंकि यही लोग उन नकली दवाओं का शिकार भी बनते हैं। पिछले एक दशक में मेडिकल टूरिज्म से भारत को करीब $7.4 बिलियन यानी 61,301 करोड़ रुपए की आय हुई है। कितना बड़ा आंकड़ा है ये देखिए। इसको अब जो है किसी तरह से ठेस या इस पर भी आंच आती है ना। अगले 10 सालों में इस आय के करीब $43.5 बिलियन यानी 3,60,000 करोड़ रुपए तक बढ़ने की संभावना है। मेडिकल सेक्टर बहुत बड़ा है भारत में, इसलिए ये नकली दवाओं का चलन हमें रोकना होगा। नकली दवाओं के अवैध कारोबारी देश की इसी कमाई पर डाका डाल रहे हैं और मरीजों का भरोसा तोड़कर मुनाफा कमाने के लिए ये देशव्यापी सिंडिकेट मेडिकल टूरिज्म में भारत की साख को जबरदस्त बट्टा लगा रहा है। चुनाव की चिंता अच्छी बात है, लेकिन देश के चुनाव में युवाओं के भविष्यों के मुद्दों को नजरअंदाज करना भी अच्छा नहीं है। ऐसे में एक चुनाव के चक्कर में युवाओं के असली मुद्दे कहीं पीछे न छूट जाए, ये बहुत बड़ी चिंता है। अच्छी नौकरी मिल जाए इसके लिए युवा दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन इम्तिहान से पहले पेपर लीक हो जाता है। मैं यूपी पुलिस के पेपर लीक की बात कर रहा हूं। इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। यूपी एसटीएफ ने गुरुग्राम के मानेसर में एक रिजॉर्ट पर रेड किया। ये वही रिजॉर्ट है जहां 16 फरवरी को 1000 छात्रों को आंसर शीट बांटी गई थी। कैसे पेपर सॉल्व करना था, सवालों के जवाब रटवाए गए थे। ये रिजॉर्ट कैसे पकड़ में आया और युवाओं को कितने का चूना लगा, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मोहित कुमार की ये रिपोर्ट देखेंगे आप तो सब समझ आ जाएगा। इसी ग्राउंड के अंदर लाइनें बनाकर वो छात्र जो थे वो बैठे नजर आए और उन छात्रों को एक एक कर जो है आंसर शीट जो है बांट दी गई। और आंसर शीट देने का जो उन्होंने कंडीशन रखी थी वो ये रखी थी कि 7 लाख रुपए देने होंगे और जो बच्चे 7 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे उन छात्रों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। इन्हीं पेड़ों से ये पुष्टि हो पाई थी कि ये नेचर वैली रिजोर्ट है जहां पर 1000 छात्रों को 2 शिफ्टों के अंदर लाया गया। यानी बताया जा रहा है कि 16 तारीख को यानी 16 फरवरी को एक गौरव चौधरी नाम का युवक जो था उनको 10 से 12 बसों में भर करके यहाँ लेकर के आया और 400 छात्र पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। कुल मिलाकर 1000 के आसपास जो छात्र थे उनको यहाँ पर लाया गया और लाने के बाद उनके सामने आंसर शीट रख दी गई। तकरीबन 10 से 12 घंटे तक उनको आंसर शीट को जो है रटवाया गया, जिससे कि जब वो एग्जाम देने जाएं तो दिए गए जो 4 ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चंस के, उनमें से एक ऑप्शन वो पहचान सके और उसको क्लिक कर सके और वो भर्ती यूपी पुलिस में भर्ती हो सके।
भर्ती यूपी पुलिस की और पर्चा कहां पर हुआ? हरियाणा के मानेसर में। गजब की बात है। ऐसे केस सवाल पूछते हैं, चुनाव पर जितना विज्ञान लग रहा है, क्या उतना ध्यान युवाओं पर नहीं देना चाहिए? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अब आपको मैं युवाओं से हुए छल की एक और कड़वी हकीकत बताता हूं। कुछ दिनों से ये खबर सुर्खियों में है। पढ़े लिखे कई नौजवान रूस गए। मानव तस्करों ने उन्हें वादा किया था कि रशियन आर्मी में हेल्पर की नौकरी करेंगे आप, वहां आर्मी की हेल्प करनी है आपको, लेकिन उन्हें जबरन युद्ध में झोंक दिया गया। 2 युवाओं की वहां मौत भी हो गई है। अब इस केस में भी एक नया मोड़ आ गया। तार मध्य प्रदेश के धार से जुड़ गए हैं। यहां RAS ओवरसीज कंपनी सर्विसेज नाम की कंपनी थी, जिसका मालिक सुयश मुकुट है। पता ये चला है कि ये मुकुट साहब कौन है? ये बीजेपी लीडर अनीता मुकुट के बेटे हैं। अनीता मुकुट धार नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 से पार्षद हैं। जब जनप्रतिनिधियों के बच्चे पर ही ऐसे संगीन इल्जाम लगेंगे तो सवाल तो उठना लाजमी है, और सवाल उठे भी क्यों ना। नीति निर्धारकों को सोचना भी चाहिए, ये ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो जनहित में हो। परिवर्तन संसार का नियम है। चुनाव पैटर्न में बदलाव हो, देश का पैसा बचे। लेकिन अभी सुन लेते हैं कि इस धार वाले मसले को लेकर क्या रिएक्शन आ रहा है मध्य प्रदेश से। कहा यह जा रहा है कि यह आरोप सरासर गलत है। इस तरह की बातें आ रही थी, लेकिन हमें इन बातों को कतई हल्के में नहीं लेना है। पटियाल का मानना है कि युवाओं और आम पब्लिक के मुद्दे चुनावी शोर में दफन नहीं होने चाहिए। इन पर गौर करनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, और इन मुद्दों का युवाओं के भविष्य के लिए तुरंत रुकना बहुत जरूरी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।